सेल्फ मेड प्रोजेक्ट के नाम पे उसको रिस्क नहीं लेना। सेल्फ मेड प्रोजेक्ट के नाम पे या जब कुछ नया वो ट्राई करता है उसको रिस्क नहीं लेना है। बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई ना, कि ये बताना कि मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, मेरे पास बजट नहीं था, मैं तो बिल्कुल सड़क पे आ गया था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। आप ये सब करके ऑडियंस की सिंपैथी तो हटना चाह रहे हो। ये मिडिल क्लास दिखाने की तरीका, ये रिलेटेबल दिखाने का है कि अमीर परिवार में पैदा हुआ था लेकिन सारे पैसे लगा दिए पिक्चर बनाने के चक्कर में। तो ये भी तो एक तरीके से मिडिल क्लास का कार्ड खेले जा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि प्री प्रोडक्शन में ढिंडोरा में शायद अप्रॉक्स कितना पैसा लग सकता होगा। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट। भुवन ने बीबी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को एक स्टोरी में मर्ज करने का आइडिया सोचा। सब रोल्स खुद करे। स्क्रिप्ट राइटिंग, फुल वेब सीरीज स्क्रिप्ट लिखी गई, एपिसोड स्टाइल, डायलॉग राइटिंग भी भुवन ने संभाला। कैरेक्टर प्लानिंग, 9 से ऊपर कैरेक्टर्स थे और एक ही आदमी कर रहा था, भुवन, लाइक हिज वाइन्स। कॉस्ट्यूम, लुक्स, ट्रेड सब कुछ पहले से डिसाइडेड था क्योंकि वीडियो में दिख जाता है। बजट प्लानिंग, यूट्यूब सीरीज़ के लिए बिगेस्ट प्रोडक्शन था, खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस बनाया। कास्टिंग, साइड कैरेक्टर्स, एक्स्ट्रास, डॉक्टर, पुलिस, शॉपकीपर, भुवन के अलावा सब एक्सटर्नल था। म्यूजिक प्लानिंग, सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक डिसाइड, ढिंडोरा, टाइटल ट्रैक एक्सेट्रा। लोकेशन हंट करी, दिल्ली एनसीआर में, इंडोर सेटअप्स में, मल्टीपल लोकल स्पॉट्स में। शेड्यूल लॉक, शूटिंग ब्लॉक्स बनाए, डेज पर एपिसोड। क्रू राइटिंग, डीओपी, लाइट्स, साउंड, एडिटर्स, वीएफएक्स, मेकअप, फुल प्रोफेशनल वेब सीरीज़ वाला क्रू था। कॉस्ट्यूम, मेकअप टेस्ट, एवरी कैरेक्टर लुक टेस्ट, सेम पर्सन बट डिस्टिंक्ट लुक चैलेंज। सेट डिज़ाइन, ग्रोसरी शॉप, घर, हॉस्पिटल, रिपीटेबल एपिसोडिक सेट्स। प्रोडक्शन, 40 से 55 दिन में शायद काम ख़त्म हो गया था। पब्लिकली एग्जैक्ट नहीं है पर एस्टिमेट इंडस्ट्री नॉर्म है। ईच सीन मल्टीपल एंगल से शूट होता है। एक कैरेक्टर आउटफिट में भुवन तो पूरा दिन रहना पड़ता। रिएक्शन शॉट्स, एक ही इंसान बाकी सब कैरेक्टर्स की टाइमिंग मेंटेन। अब ढिंडोरा पोस्ट प्रोडक्शन, आफ्टर शूटिंग 8 से 12 महीने और प्री प्रोडक्शन 1. टोटल ड्यूरेशन अप्रॉक्स 1.5 to 2 years। अब आ जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन पे, 8 से 12 महीने। एडिटिंग, मल्टी कैरेक्टर सिंकिंग, बिगेस्ट वर्क, ईच फ्रेम डबल चेक्ड। ऑडियो डिज़ाइन, लैंग्वेज एम्बिडियंट साउंड फोइली। रियलिस्टिक कॉमेडी टाइमिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, कस्टम स्कोर, कॉमेडी इमोशनल, बीबी ने म्यूजिक सुपरवाइज किया। वीएफएक्स एंड कंपोजिंग, 1 man, मल्टी फ्रेम सीन्स, लेयरिंग, मास करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, मूड मैच पर सीन, डेली टोन वार्म केप्ट। सॉन्ग मिक्स मास्टरिंग, ढिंडोरा सेल, ताज़ा खबर स्टाइल वाइब, सेपरेट मास्टरिंग। ट्रेलर कट, ड्रामेटिक रिवील, बिल्ड टाइप, प्रोमो फ्रीज फ्रेम्स, शॉर्ट्स, क्लिप्स, मीम्स, पोस्टर्स, फुल सोशल पुश। प्लेटफॉर्म क्यूए, लीगल कॉपीराइट रेटिंग, यूट्यूब कंप्लायंस, डबिंग, लाइन्स रिकॉर्डेड इफ नीडेड, क्लीन फाइनल डिलीवरी। बिगेस्ट टेक्निकल टास्क, मल्टीपल भुवन क्लोन्स इन सेम फ्रेम, हेवी rotoscopy, masking, timing corrections. Pre-production 1.5 to 2 years, production 1.5 months, post-production 8 to 12 months, total 2.5 to 3+ years। इतना लंबा लेने का क्या रीज़न था? क्योंकि एक एक्टर इंटायर कास्ट में था। यूट्यूब वेब सीरीज, सिनेमैटिक, बजट एंड डिटेलिंग। भुवन ने राइटिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। समझ गया, ढिंडोरा के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के फाइनेंसेस। एस्टिमेटेड बजट ब्रेकडाउन, रियलिस्टिक फाइनेंस। टोटल एस्टिमेट बजट सीजन 1 5 to 7 CR। भुवन बाम ने खुद इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रांड टाइप्स प्लस गूगल यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्लस एंटी इंटीग्रेशन से कवर करा। स्क्रिप्ट राइटिंग राइटर्स ने 10 से 15 लाख लिए। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन या स्टोरी बोर्ड ने 8 से 12 लाख लिए। लोकेशन परमिशंस में 12 से 18 लाख। कास्टिंग, एक्स्ट्राज वगैरह 20 से 30 लाख। कॉस्ट्यूम एंड लुक डिज़ाइन 10 से 15। तो एस्टिमेटेड टोटल प्री प्रोडक्शन में 60 से 90 लाख में हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल शूटिंग का। 35 to 45 डे शूट प्लस रीशूट्स। क्रू सैलरीज 1.2 से लेके 1.8 CR। इक्विपमेंट रेंटल 70 to 90 लाख। सेट्स, लोकेशन, प्रॉप्स 30 to 50 लाख। प्रोडक्शन डिज़ाइन 25 to 40 लाख। केटरिंग प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस स्टे 20 से लेके 35 लाख तक। कंटिजेंसी 10 to 15 lakhs। 2.8 CR to 4.1 CR यहाँ पे ठुक गए। अब पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाते हैं। ड्यूरेशन 6 से 8 महीने। ढिंडोरा की एडिटिंग फेज बहुत लॉन्ग था। एडिटिंग, मल्टीपल एडिटर्स, रिविजन्स 40 to 55 लाख। बैकग्राउंड स्कोर प्लस सॉन्ग्स प्लस रिकॉर्डिंग 45 to 70 lakhs। VFX प्लस कलर ग्रेडिंग 35 to 50 लाख। साउंड डिज़ाइन प्लस फोइली मिक्सिंग 25 to 35 lakhs। डबिंग, स्टूडियो सेशन 10 to 20 lakhs। प्रोमो मार्केटिंग एडिट 15
to 25 lakhs. Estimated total post production 1.5 cr to 2.3 cr. मार्केटिंग प्लस प्रोमो पर डिजिटल रिलीज. यूट्यूब एड से होम फीड प्लेसमेंट से 30 to 45 lakhs. इंस्टाग्राम यूट्यूब प्लस इन्फ्लुएंसर प्रमोशन 15 to 25 lakhs. PR आर्टिकल्स प्लस OTT न्यूज़ 18 से 10 लाख. बिलबोर्ड ऑफलाइन मिनिमल 5 से 10 लाख. टोटल मार्केटिंग में लग गया 60 से 90 लाख. प्री प्रोडक्शन में 60 से 90 लाख. प्रोडक्शन में 2 करोड़ से लेकर के 4 करोड़. 2.8 से लेकर 4.1 CR. पोस्ट प्रोडक्शन में 1.5 से लेकर 2.3 CR. मार्केटिंग में 60 to 90 लाख. टोटल ढिंडोरा कॉस्ट 5 to 7 CR. रियलिस्टिकली एक्यूरेट रेंज. रेवेन्यू रिकवरी. यूट्यूब एड रेवेन्यू 2 से 3 करोड़. बैंड इंटीग्रेशन 2 से 3 करोड़. म्यूजिक प्लस स्ट्रीमिंग राइट्स 50 से 90 लाख. इंटरनेशनल लाइसेंसिंग 40 to 60 लाख. रिकवरी. ढिंडोरा ने पूरा बजट रिकवर करा प्लस प्रॉफिट भी अर्न करा. वाई सो हाई. भुवन ने 15 कैरेक्टर्स खुद प्ले किए. मल्टीपल प्लेसेस ऑफ प्रोस्थेटिक्स प्लस रीशूट. हाई सिनेमैटिक क्वालिटी प्लस 8 एपिसोड आर. प्रोफेशनल क्रू प्लस स्टूडियो गेट. पोस्ट प्रोडक्शन लॉन्ग एडिटिंग साइकिल. अब ठीक है. अब वाई इट वॉज रिलीज ऑन OTT. प्री प्रोडक्शन प्लस पोस्ट प्रोडक्शन का और फाइनेंसेस और OTT रिलीज रीज़न पूछा जाएगा. When Dhindora was announced, Bhuvan Bam and the producers explicitly said that they were making a web series for digital release, not a film for theaters. Tailor mode में करा गया था. Audience that regularly consume content online. Short episodes 14 to 22 minutes gather a full length film which works better for YouTube digital platforms rather than movie theaters. According to Bhuvan own interview, they chose YouTube so that the show remains freely accessible to their existing fan base across all age groups. This was a conscious to reach all audiences rather than banging on box office on cinema ticket revenue. हालांकि सही मुझे सच नहीं लगता कहीं से भी. Logically and financially promoting a web series for YouTube meant for lower distribution cost, no requirement for theatrical distribution deals and immediate worldwide reach. For a content creator turned producer rather than a studio film, OTT digital release is often more viable. Hence, it wasn't that no one wanted to buy it. It's more accurate to say that the creators themselves designed Dhindora for OTT digital release right from the start. Not release right from the start. अब हम चेक मारते हैं कितने लोगों ने मिलकर ढिंडोरा बनाया. भुवन बाम रोल प्रोड्यूसर राइटर क्रिएटर एक्टर. रोहित राज रोल प्रोड्यूसर. मनोज मित्रे रोल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. अरविंद भंडारी रोल एसोसिएट प्रोड्यूसर. करवाकर भाविका रोल पोस्ट प्रोड्यूसर. राजीव दुबे रोल लाइन प्रोड्यूसर. जमाल अहमद राव लाइन प्रोड्यूसर. सूबे सिंह लाइन प्रोड्यूसर. परितोष सोनी लाइन प्रोड्यूसर. विवेक सक्सेना एसोसिएट लाइन प्रोड्यूसर. कम से कम 10 प्रोड्यूसर हैं इसके. भुवन बाम रोहित राज एग्जीक्यूटिव लाइन एसोसिएट पोस्ट प्रोड्यूसर. मतलब 10 लोगों ने मिलकर ढिंडोरा को बनाया था. अगर एक आदमी भी अपनी जेब से 1-1 करोड़ लगा देता है तो 10 लोग में 10 करोड़ का बजट पूरा निपट गया. तो दिस इज़ क्लेवर फिल्म मेकिंग. इस तरीके से शो बनते हैं. जो लोग पूछ रहे थे मेरे से कि जो भी कंटेंट उसने बनाया है वो ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाया. जब ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से आपने कंटेंट नहीं बनाया या कुछ अलग हट के बनाया तो उसके चलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएट करना शुरू कर जाती है. तो आदमी अंदर मन से डरा हुआ है तो पॉडकास्ट में चला जाता है. आदमी मार्केटिंग करने के लिए लेटेंट में चला जाता है. कोई भी ऐसी वायरल चीज़ है उससे अपने आप को एसोसिएट कर लेता है. कई बार तुम्हारे खुद के दोस्त होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं. वो कह देते हैं कि अरे भाई आज आप कोलैब कर लेते हैं साथ में. तो कोलैब तो एक बहुत अच्छा रीज़न है क्योंकि उसमें तुम्हें किसी तरीके का कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तुमको जाना है बस अपनी प्रेजेंस शो करनी है. जस्ट प्ले योरसेल्फ ऑन द कैमरा. लोग आ भी जाएंगे और जाके पॉडकास्ट के बहाने तुम अपना काम भी प्रमोट कर दोगे. पॉडकास्ट के बीच में भी कह सकते हो मेरी फिल्म आ रही है, ये फलाना ढिमकानी, इसको देख लेना. तो ऑडियंस के टेस्ट से हटकर आपने कुछ किया है तो डैमेज कंट्रोल के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि उसको डर है अगर ये नहीं चला तो करोड़ों डूब जाएंगे. तो कुछ ना कुछ नाटक तो करना पड़ेगा ना. तो उसके लिए अगर मैंने पॉडकास्ट में आधा पौन घंटा ये बता दिया कि मेरा बाप के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, ज़रूरत थी नहीं सबके, लेकिन फिर भी अगर बता दिया तो उसमें क्या गलत है. और इसको फिर पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो ही बेवकूफ़ इसको पर्सनल इंटरव्यू बोल के डाल देंगे क्योंकि इंटरव्यू पर्सनल भी होता है प्रोफेशनल भी होता है. पॉडकास्ट को ज़्यादातर पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए रखा गया क्योंकि बात करने के लिए कुछ है नहीं, सवाल ढंग के बने नहीं. ज़्यादातर पॉडकास्टिंग कम्युनिटी में ढंग के सवाल किसी के पास भी नहीं होते. रणवीर अलाहाबादिया का केस देख लो. तो पर्सनल सवाल पूछ के टाइम पास करते रहो. सामने वाला बंदा जवाब देता रहेगा. वो मार्केटिंग के लिए आप अपने सब्सक्राइबर के लिए दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं.
राइट फ्रॉम द स्टार्ट बीबी की वाइन्स, बहुत सारे लोग उसका एग्जांपल भी देंगे, कहीं उसने भी तो सॉरी डैड बनाया। सॉरी डैड तब बना था जब बीबी नया नया था, जब ये सारे वीडियो बने थे, शी इज़ अ स्लट बीबी का वीडियो है, सॉरी डैड, जब ये सारे वीडियो बने थे तब बीबी नया नया था, तो उसने स्टार्ट से ही थोड़ा बहुत अपने कंटेंट में वेरिएशन देना शुरू कर दी थी। तो अगर बीबी कल को एक आधा सीरियस वीडियो बना भी देता है, सॉरी डैड, अलविदा दोस्त, पानी की समस्या, और वो पता नहीं वो रेप पे उसने वीडियो बनाया था, तो ये सारे वीडियो उसने स्टार्ट से देना शुरू कर दिया था। इस वजह से लोगों को लगा था कि हाँ भैया इस बंदे में दम है, और उसके वीडियोस पे एंगेजमेंट भी वो आ गई थी। हटके कंटेंट वो था, वो तो जॉनरा भी पूरा हटके था, लेकिन वो स्टार्ट से ही थोड़ी बहुत वेरिएशन दे रहा था, और तब वो कुछ था नहीं। तब बीबी के एक वीडियो में शायद 1 मिलियन व्यूज़ आते थे, और उसके शायद सब्सक्राइबर भी 9 साल पुरानी बात है ये तो, 2014-15 की, तब वो नया नया ही था यूट्यूब में। तो तब उसने सब चीज़ें करी, उसने फेयर स्किन के ऊपर भी वीडियो बनाया उस ज़माने में, 9-10 साल पहले। तो ऑडियंस स्टार्ट से ही बीबी के इस सीरियस साइड को लेके यूज्ड टू थी। और फिर जब उसने ताज़ा खबर बनाया तो कॉमेडी और ट्रेजेडी मिक्स, ऑडियंस उसके कॉमेडी वीडियोस के लिए तो उसको पहले पसंद किया जाता था, लेकिन ताज़ा खबर और ढंढोरा में जब उसकी कॉमेडी और सीरियस साइड दोनों को दिखाया गया तो उसमें भी अच्छी खासी इंगेजमेंट आई, बिकॉज उसने ऑडियंस ने उसको एज अ सीरियस एक्टर भी देखा, कि मतलब सिर्फ खाली भांडगिरी नहीं करता है, कॉमेडी नहीं करता है, खाली नॉन वेज कॉमेडी नहीं करता है, वेज कॉमेडी भी कर लेता है, और उसके सामने अच्छी कॉमेडी भी की जा सकती है, और ये सीरियस एक्टर भी बहुत अच्छा है। तो ताज़ा खबर, T2 टॉक्स, फिर इसको काम मिलता चला गया, क्योंकि इसने अपनी सारी साइड एज ए वेरिएशन एक्टर दिखा दी कि कॉमेडी भी कर सकता है, सीरियस रोल भी कर सकता है, रोने धोने वाले रोल भी कर ही लेगा। तो उससे उसको फ़ायदा हुआ इवेंचुअली आगे जाके एज अ क्रिएटर। तन्मय भट्ट को भी हुआ, क्योंकि उसने AIB के साथ काम किया हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा जगह पे लिखा हुआ था, तन्मय भट्ट राइटर था। तो अगर तन्मय भट्ट जाता है किसी का पॉडकास्ट लेता है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन वाला कंटेंट लोगों को दिया, स्टार्ट से व्लॉग बना रहा है, प्रैंक्स बना रहा है, स्केचेस बना रहा है, स्टैंड अप कर रहा है। तो उसको, वो राइटर था क्योंकि उसके लिए कैमरा पे कंटेंट देना आसान था, तो उसने काफ़ी साले काम किया, और फिर रिएक्शन वीडियोस बनाता, तो उसने काफ़ी लंबे टाइम तक वेरिएशन दी। तो अगर वो कुछ अलग ही हट के करेगा तो उसको इज्जत मिलेगी। अब तुम स्टार्टिंग से ही वाइन्स बनाए जा रहे हो और अचानक से कुछ अलग कर दो तो रिस्क पड़ जाता है। इमोशनल बैगेज बेसिकली इनडायरेक्टली आप पर डाला जा रहा है एज ऑडियंस, कि देखो मैंने शो के लिए कितनी मेहनत की है, मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स लगा दी इसमें, मुझे तो प्रोड्यूसर भी नहीं मिल रहा था, मुझे तो फाइनेंसर भी नहीं मिल रहा था, 30 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी मैं अटक गया था। तो सारा इमोशनल बैगेज आप पे लगा दिया जाता है, ताकि मैं एज अ क्रिएटर उस रिस्क से फ्री हो जाऊँ, मैं उस डर से फ्री हो जाऊँ, उस इनसिक्योरिटी से फ्री हो जाऊँ कि अगर नहीं चला तो क्या होगा। क्योंकि खाली चलने भर से नहीं होता है कुछ भी वीडियो, कि ग्लोबली इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, और वीडियो की हाइप बनाने के लिए झूठ बोल दो, अरे ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है, अरे ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है तो क्या फ़ायदा है, रिकवरी कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ ये तो पता, बजट क्या था ये तो पता, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि चल जाएगा। भाई आपने, सीधी बात है ना, वो समझ में आता नहीं है तो सारा बैगेज आप पर डाल दिया कि बहुत मेहनत लगी है गाइस, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब वो मजबूरी और कमज़ोरी दिखा करके अपना कंटेंट बेच रहा है, और झूठ और बोल रहा है कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की और परवाह करी है। पहली बात, कंटेंट अपने दम पे चलता है, जो चलने वाली चीज़ है वही तो चलेगी। अब ऑडियंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म है तो रिज़र्व में डाल दिया, तो बस वही वाला केस होता है, थोड़ा बहुत घसीटने के लिए। इससे क्या होगा कि अगर 100 व्यूज़ भी आने वाले हैं ना, तो 200 व्यूज़ आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे, क्योंकि आपने इमोशनल बैगेज का पुल और कर दिया कि भले कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, पर चल यार बंदे ने इतनी मेहनत के देख ही लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा फिर भी पूरा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि इसका पॉडकास्ट में उसको रोते हुए देखा है, को देखा है कितना परेशान था ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तो देख लेते हैं। मन नहीं है देखने का फिर भी देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, टाइम पास के लिए देख लेते हैं। सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बात बैठाई जा रही है पर आपको समझ नहीं आ रहा है। ये बात तो होनी चाहिए ना कि आए अपने पॉडकास्ट में बात करे, मेरा ये प्रोजेक्ट है, कुछ टेक्निकल बात करे, थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ से बात करे, चुपचाप चला जाए, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर पर्सनल लाइफ से अपनी बात करता है तो। पर ये सब क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है ये सब बताने की, अपने घर में क्या चल रहा है, अपना ये क्या चल रहा है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि ये सब फालतू की बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। मतलब एज ऑडियंस मेरे मन में कभी बार सवाल आता है कि क्यों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी बात कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि खुद ही बताना चाहते हैं। जो पॉडकास्ट देखने वाले लोग हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि उसने उस इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब किया हो या ना हो, लेकिन अब उसकी दुख भरी कहानी सुन के उसकी सोशल मीडिया चेक तो करेंगे, तो सोशल मीडिया पे उसको फॉलो करेंगे, उसको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आजकल तो टाइटल के अंदर ही लिख देता है, उस टाइटल के अंदर @ लिख के उसकी चैनल की आईडी लिख देते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करो तो सीधा चैनल पर पहुंच जाओगे। तो बची कुची जो कसर है चैनल ना सब्सक्राइब करने की, तो सीधा लेन देन की बात है, इसमें कोई कुछ भला वाला नहीं है आपका भी एज ऑडियंस। क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली के साथ बैठ के कभी कभार देखी जा सकती है। धार्मिक पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नववांशा, टैरेट, जन्म कुंडली, आकाशिक रिकॉर्ड्स तंत्र, इनके पॉडकास्ट पे फैमिली के साथ बहुत देखे जाते हैं। तो फैमिली ऑडियंस वाले
में कहीं ना कहीं पॉडकास्ट आ जाता है। हाँ, वो अलग बात है, तूने पॉर्न स्टार का पॉडकास्ट वो शेक्सपियर त्रिपाठी वाला देख लिया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन समझा करूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ।